आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान प्रोग्राम में। मैं हूं आदित्य कुमार। भूलना इंसान की फितरत है। लोग बड़े बड़े हादसे भूल जाते हैं, अपने किसी प्यारे को खोकर भूल जाते हैं, वादा करके भूल जाते हैं और छात्र सबक याद करके भूल जाते हैं। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगर आप हाल की घटी घटनाओं को भूल जाते हैं, अपने परिचितों के नाम भूल जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो रही है, फैसले लेने में दिक्कत आ रही है और आप रोज़मर्रा के कामों में भी परेशानी हो रही है, तो फिर आप समस्या से घिरे हुए हैं। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, खासकर तब जब आपकी उम्र 65 के पार हो जाती है। चिकित्सा जगत ने इस समस्या को डिमेंशिया का नाम दिया है। हमारे आंकड़े बताते हैं कि डिमेंशिया के शिकार हर 7 में से 1 इंसान की मौत हो जाती है और मरने वालों में भी 65% महिलाएं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिमेंशिया पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए ज़्यादा खतरनाक है। स्वस्थ किसान में आज हम इसी पर बात करेंगे। अगले 1 घंटे के दौरान हम डिमेंशिया के अलग अलग पहलुओं को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे और निदान के तरीकों पर, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर भी बात करेंगे। जी हाँ, हमारा विषय रहेगा डिमेंशिया, कारण एवं उपचार। फिर से बता दूं, हमारा विषय रहेगा डिमेंशिया, कारण और उपचार। अगर आप डिमेंशिया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज डिमेंशिया के बारे में व्यापक जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एम्स के जेनेटिक मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चैटर्जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारी दूसरे एक्सपर्ट है, दूसरे विशेषज्ञ हैं एम्स में ही न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनु गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और इसी के साथ हम प्रोग्राम बातचीत की शुरुआत करें, उससे पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। डिमेंशिया अपने आप में कोई बीमारी विशेष नहीं है, बल्कि ये चीजों को याद रखने, सोचने समझने में दिक्कत आने और निर्णय लेने की क्षमता के कमजोर पड़ जाने का नाम है। इससे मरीज को रोजमर्रा के काम करने में दुश्वारी होने लगती है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। मरीज को दिन, तारीख और लोगों के नाम तक याद नहीं रहते। ये भी याद नहीं रहता कि उसने दवा खाई है या नहीं, और वो ये भी भूल जाता है कि वो किससे मिला, किससे नहीं। कई बार मरीज घर का रास्ता भूल जाता है या जानी पहचानी जगहों पर भी खो जाता है। दुनिया में 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग डिमेंशिया के शिकार हैं और हर साल करीब 1 करोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से समस्या बढ़ती रही तो 2030 तक 7 करोड़ 80 लाख और 2050 तक 13 करोड़ 90 लाख लोग इसकी चपेट में होंगे। लेकिन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि 2019 के दौरान यहाँ लगभग 38,43,000 लोग डिमेंशिया के शिकार थे। शोध से पता चला है कि 60 से 70% मामलों में घर का कोई न कोई सदस्य पहले भी डिमेंशिया का शिकार रहा है, लेकिन यह आनुवंशिक समस्या है, इस बारे में पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। डिमेंशिया की सबसे प्रमुख और सबसे आम बीमारी अल्जाइमर है, एक ऐसी बीमारी जो बुजुर्गों को ज्यादा परेशान करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिमेंशिया का खतरा डायबिटीज और उच्च रक्तचाप के मरीजों के अलावा धूम्रपान और शराब का सेवन करने वालों में ज्यादा पाया गया है। तो आपने देखिए ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अनु गुप्ता मैम, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। मैम, आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स में। तो अभी हमारी रिपोर्ट में भी जैसा बताया गया, कितना बड़ा बर्डन हमारी पूरी दुनिया में डिमेंशिया या याददाश्त की बीमारी से होने वाला है।
तो डिमेंशिया की बीमारी होती क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो आपने जैसे इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक निचोड़ दिखाया कि हमारे मस्तिष्क के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रक्रियाएं होती हैं जी, जिनमें 6 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स में हमारा मस्तिष्क काम करता है जी, जैसे कि अटेंशन, जी, किसी भी विषय पे, किसी भी बात पे फोकस करने की, ध्यान रखने की, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, जी, मेमोरी एंड लर्निंग, कोई भी चीज़ को, रिसेंट हुई चीज़ को, एक्सपीरियंस को याद रखना, नई चीज़ों को सीखना, बिहेवियर यानी कि हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से, परिवार से व्यवहार, लैंग्वेज जिससे कि हम एक दूसरे की बात को समझते हैं और एक एप्रोप्रिएट आंसर को फ्रेम करते हैं, जिसमें कि क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं, क्या व्याकरण इस्तेमाल होना है, किस चीज़ का क्या नाम है, वो सब एक फ्लो में हम बोलते हैं, जो कि कम्युनिकेशन आ जाती है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी हमारा गोल है, उससे डायरेक्टेड हमारा क्या प्लानिंग है, कैसे किसी समस्या का हल निकालना है, कैसे कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, ये वाले फंक्शंस, प्लस आसपास की जगहों का एक तरह से विजुअल मैप, किसी भी जगह का एक विजुअल मैप, एक परसेप्शन, चीज़ों को पहचानना, चेहरों को पहचानना, ये हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का एक फंक्शन होता है। बिल्कुल। तो जब इनमें से कोई भी क्षमता क्षीण होने लगे, इतनी क्षीण होने लगे कि हमारी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उस पे काफी हद तक प्रभाव आने लगे, इतना प्रभाव कि वो एक कंसर्न बन जाए हमारे लिए या हमारे रिलेटिव्स के लिए, तो उस समस्या को हम डिमेंशिया का नाम देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया मैम आपने। इस बीच हमारे से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विपिन सागर हैं मध्य प्रदेश से। आइए उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्ते, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार। और सर मेरे 2 सवाल थे कि जिस बीमारी के बारे में आज हम जानकारी दे रहे हैं आप लोग, हम सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं जी। मेरा सवाल ये था कि जो बीमारी है डिमेंशिया, तो ये बीमारी सिर्फ क्या बुजुर्गों के लिए ही हो सकती है या फिर किसी हर उम्र के लिए है या फिर बुजुर्गों की ही बीमारी है? पहला सवाल तो ये था। ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि अगर जो लक्षण आपने बताए और रिपोर्ट में भी दिखाई दिए हैं, तो अगर ऐसे लक्षण किसी बुजुर्ग में होते हैं तो क्या इसमें इलाज करने की आवश्यकता होती है या फिर पेरेंट्स खुद ही इसमें उनकी मदद कर सकते हैं या फिर कुछ पेरेंट्स का भी योगदान हो सकता है इलाज के अलावा? ठीक है, ठीक है, हम आपके सवाल समझ चुके हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर प्रसून से कि आप इनका जवाब दें। देखिए, आपका पहले सवाल का जो आंसर है, ज़रूर ये सीनियर सिटीजन में सबसे ज़्यादा होती है, बट उससे कम उम्र में भी लोगों को हो सकती है। तो देयर इज़ ए यंग ऑनसेट और बट मोस्टली कॉमन सीनियर सिटीजन में है। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम होगा, मतलब उम्र होना मतलब डिमेंशिया होगा, ये सही बात नहीं है। देयर आर पीपल जो बहुत उम्र के बाद भी उनका मेमोरी फंक्शन नॉर्मली काम करते हैं, उनको हम सुपर एजर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, अगर आपके मम्मी पापा, दादू दादी किसी को या पड़ोसी को भी कुछ लक्षण दिख रहा है जो अभी मेरे पहले डॉक्टर अनु ने कहा, इसमें से कोई भी डोमेन में कोई भी सिम्टम दिखता है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं करिए। आपके घर के आसपास जो भी टर्शियरी केयर सेंटर है वहाँ पे जाके इसका प्रॉपर असेसमेंट कराइए। और अगर दिल्ली के पास है तो आप एम्स में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने अपने सवाल का जवाब दे दिया है और एक बीच मैं अपने एक और एक्सपर्ट हैं उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर प्रभात रंजन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स से। प्रभात जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्रभात जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम आपसे संपर्क करेंगे दोबारा। डॉक्टर प्रसून, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर और डिमेंशिया में अंतर, क्या फ़र्क होता है, इस बारे में हमें बताएं। देखिए, डिमेंशिया जो है एक अम्ब्रेला टर्म है, अल्जाइमर्स उसी का एक क्लासिफिकेशन है, एक तरह का है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के डिमेंशिया हो सकते हैं, भूलने का बीमारी हो सकते हैं। एक आपने नाम बोला अल्जाइमर्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हम उनका नाम जानते हैं।
बाकी वास्कुलर हो सकता है, कुछ ल्यूई बॉडी हो सकता है, वही बाकी बहुत सारे डॉक्टर नाम साहब हम ये गिना कहना सकते चाह रहे हैं कि डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है, उसके ब्रांचेस हैं, इस तरीके से जी, हम आप अपने उसको आम भाषा में क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, परिलक्षण कह सकते हैं। हाँ, तो डिमेंशिया जो है उसका डेफिनेशन समझाया डॉक्टर अनु ने अभी आप लोगों को। तो मेन हमारे एज ए पेशेंट, एज ए लेमैन हमें जानना है कि ये लक्षण आए, वो काम डॉक्टर का है डिसाइड करना कि किस तरह के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो विशेषज्ञ का ही काम है। तो वो एक डिवीजन है कि ये कारण है, डिमेंशिया किस लिए हुआ, एल्जाइमर्स के लिए हुआ, डिमेंशिया किस लिए हुआ, वास्कुलर कारण के लिए हुआ, ऐसे एक अलग अलग डिवीजन है, उसमें एक कारण है एल्जाइमर्स। बट वो सबसे ज्यादा कॉमन है, इसलिए हम डिमेंशिया और एल्जाइमर्स को एक साथ यूज करते हैं कि सेम ही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जरा चिकित्सा ये जेनेटिक्स मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं और आपने बहुत काम किया है डिमेंशिया के मरीजों में। अनु मैडम ने भी बहुत काम किया है, बहुत फोकस्ड काम किया है। आपने एक स्टडी भी की थी हाल फिलहाल में एम्स में, तो उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर अनु आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो डिमेंशिया याददाश्त की जो बीमारी है, किस तरीके से हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है? तो जब डिमेंशिया इनिशियली स्टार्ट होता है तो जो लक्षण उभर के सामने आते हैं, जैसे कोई चीज़ रख के भूल गए, किसी से कोई अपॉइंटमेंट फिक्स की तो वो हम भूल गए जी। और हाल फिलहाल में कोई हमारी रीसेंट कॉन्वर्सेशन हुई, फ़ोन पे किसी ने हमें कोई मैसेज कन्वे करने के लिए बोला, हम वो भूल गए। तो यही समस्या धीरे धीरे फिर बढ़ने लगती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम ये भी भूल सकते हैं कि हमने दवा ली या नहीं, हमने खाना खाया या नहीं खाया, रास्ते जो हमारे लिए फेमिलियर होते हैं वो रास्ते हम भूलने लगते हैं, हमें बात करते समय एप्रोप्रिएट शब्द नहीं मिलते, तो हमारे सेंटेंस का, हमारी लैंग्वेज का फ्लो जो है, फ्लुएंसी जो है वो कम हो जाती है। कई बार हम ये भी नहीं समझ पाते कि सामने वाला इंसान हमें कह क्या रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं। हमारी जो किसी भी समस्या को हैंडल करने की क्षमता होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, वो भी कई बार असर होता है। तो इस तरीके से दिमाग में इस तरीके से बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, इनको हम वार्निंग साइंस बोलते हैं। तो अगर ये इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपने किसी फैमिली मेंबर में दिखता है तो उसकी जरूर इवैल्यूएशन आगे करनी चाहिए, देखने के लिए कि ये वाकई में कितना गंभीर है। इस तरह के कोई भी अगर लक्षण आए तो हमें विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। हमारे एक एक्सपर्ट है, उनसे भी अभी उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात रंजन जी हैं। प्रभात जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रभात जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रभात जी? प्रभात रंजन जी हैं। प्रभात जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ प्रभात जी, आप रिहैबिलिटेशन जो आ रही है, हाँ, जो मरीज हैं हमारे, जो डिमेंशिया के मरीज हैं, तो आपका रिहैबिलिटेशन में डॉक्टर साहब किस तरीके से आपका रोल रहता है, थोड़ा हमें बताएं। डिमेंशिया के मरीजों का किस तरीके से आप उनको पुनर्स्थापित करते हैं, किस तरह रिहैबिलिटेट करते हैं? डिमेंशिया के मरीजों को हाँ डॉक्टर साहब, डिमेंशिया के मरीजों को आप किस तरह पुनर्स्थापित या करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं? डिमेंशिया? हाँ जी, हाँ जी, डिमेंशिया के मरीजों में हाँ बता रहे थे, उनमें जो लक्षण आते हैं विशेषकर जो भूलने की होती है, तो उसमें शुरुआती फेज में अगर हम देखें तो शुरुआत के फेज में जो फिजियोथेरेपी करें, नॉर्मल एक्टिविटी एक्सरसाइज प्रतिदिन की क्रिया है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे कि एक एक्साइटेटरी हार्मोन शरीर के अंदर में रिलीज होती है, एंडोर्फिन, मॉर्फिन, जो कि उनके मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकती है। फिर उसके बाद अगर हम एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे तो एडवांस स्टेज में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि जो शरीर है वो शिथिल हो जाता है और जो व्यक्ति है उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बिल्कुल क्षीण हो जाती है। उस क्षीणता की वजह से वो दैनिक कार्य भी नहीं कर पाता है। तो दैनिक कार्य नहीं करने की वजह से उसके अंदर में सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए फिजियोथेरेपी आवश्यक हो जाती है। और उसके अलावा बैलेंस वगैरह उनका बिगड़ता है, तो बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए बैलेंस एक्सरसाइजेज वगैरह के साथ फिजियोथेरेपी उनको हम करा सकते हैं। बिल्कुल। तो पुनर्स्थापित करने का पूरा कार्य आप लोग के कंधों पे रहता है। हम आपसे, आप बने रहिए, आपसे फिर से इस विषय में बात करेंगे। डॉक्टर प्रसून, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो हाल फिलहाल में एक एम्स में स्टडी की थी, जिन लोगों में आरंभिक लक्षण है, शुरुआती लक्षण है, जो कि अनु मैडम ने बताया, तो वो स्टडी क्या है डॉक्टर साहब, उस विषय में हमें बताएं।
जी, वो एक्चुअली जो डिमेंशिया की बात हो रहा है, इसका सबसे शुरुआत जो होता है उस समय में कुछ लोग, सब लोग नहीं, उनको लगता है कि वो भूल रहे हैं। लेकिन जब हम बेसिक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, क्योंकि डिमेंशिया का डायग्नोसिस एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू होता है, अदर देन एमआरआई कुछ ब्लड पैरामीटर भी करते हैं, तो बेसिक टेस्ट में उनको पकड़ में नहीं आता है, उनको लगता है इट इज़ नॉर्मल। जैसे मैं बता दूं, बेसिक टेस्ट हम लोग एमएमएसी करते हैं, एचएमएसी करते हैं, मौका टेस्ट करते हैं, मिनीकॉक करते हैं, ऐसे छोटा छोटा टेस्ट है, मैं नाम ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसे कहते हैं हम सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन। तो ये जो लोग हैं, पहले हम बहुत स्टडी हुआ है, उसमें देखा गया ये जो लोग हैं, इनको अगर आप कुछ इंटरवेंशन ना दो या इनका ब्रेन को और मजबूत ना करते हैं, स्टिमुलेट ना करते हैं, तो देखा गया कि ये लोग 3 से 5 साल के बीच में ये एडवांस स्टेज ऑफ डिमेंशिया में जा सकते हैं। 3 से 5 साल, 3 साल के 5 साल, ईयर डिफरेंस हो सकता है, ऑन एन एवरेज। हाँ, ऑन एन एवरेज। तो ये क्या होता है, तो पहला स्टेज हमने बोला सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन। उसके नेक्स्ट स्टेज में होता है जिसमें हम बोलते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। उसमें क्या होता है, जो लक्षण बोला डॉक्टर अनु ने, वो तो होता है, लेकिन वो अपना दिनचर्या खुद से मैनेज कर लेते हैं। उसका जो एडवांस स्टेज है, जिसको आम आदमी अल्जाइमर्स हो गया, उसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। उस स्टेज में आके वो अपना काम भी करना बंद कर देते हैं। जिस समय में, जैसे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर साहब ने भी कहा, उस समय में फिजियोथेरेपी सबसे ज्यादा जरूरत होता है, अपना बाथरूम जाने के लिए, आने जाने के लिए, बैलेंस बिगड़ जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है। तो हमने सोचा कि सबसे अर्ली स्टेज, जब पेशेंट हमारे पास, यूजुअली क्या होता था इससे पहले तक, अभी तक, कि उस पेशेंट हमारे पास जब आते थे, मोस्टली उनको नजरअंदाज ये किया जाता, नहीं आपका तो उम्र हुआ है, धीरे धीरे भूलना नॉर्मल है। बट रिमेंबर, भूलना इज नॉट नॉर्मल एट एनी एज। इवन एट 100 ईयर्स ऑफ एज में भी कोई हो तो भूलना इज नॉट ए नॉर्मल फिनोमेनन। तो उस ग्रुप को हमने, ऐसा 60 लोगों को हमने, हमारा मेमोरी क्लिनिक चलती है एम्स में 2 से 4 बुधवार को, वहां से हमने उनको सिलेक्ट किया। उनको हमने 4 तरह के एक्सरसाइज, माने 4 तरह के इंटरवेंशन, 3 तरह के इंटरवेंशन दिए। तो हमने 4 ग्रुप किए थे। इसे मेडिकल भाषा में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं, जिसमें रैंडमली 60 लोगों में से 15 लोगों को हमने सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, एक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें मैं आता हूँ। एक ग्रुप को कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, उसके साथ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज की बात हो रहा था वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा ग्रुप को दिया गया कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्लस डाइट, प्लस मॉडिफाइड डाइट, हमने कुछ मॉडिफाई किया था डाइट में, वो मैं बताऊंगा, प्लस एक्सरसाइज। और चौथी ग्रुप को हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, आपको एक ग्रुप रखना है जिसको हम कंट्रोल बोलते हैं, जिनको आप इंटरवेंशन नहीं करोगे। बट बिकॉज दिस इज एथिकली नॉट करेक्ट, कि हमें पता है हम कुछ करेंगे तो फायदा होगा, उनको हमने हेल्थ एजुकेशन दिया, हेल्थ अवेयरनेस जगाया कि आप ब्रेन को स्टिमुलेट करिए, न्यू स्किल सीखिए, सुडोकू करिए, मैथमेटिक्स करिए, ये सब हमने उनको बताया। बट हमने उनको कुछ सुपरवाइज नहीं किया। बाकी 3 ग्रुप को, तो मैंने जो पहले बोला कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, एक रेहाकॉम करके जर्मन सॉफ्टवेयर है, उसमें जो डोमेन की बात अभी मैडम कर रहे थे, अटेंशन, कंसंट्रेशन, विजुअल स्पेशियल प्रॉब्लम, एपिसोडिक मेमोरी, वर्ड रिकॉल, ये सब उसमें फीड इन है और लेवल वाइज डिफिकल्टी होता है। तो पहला दिन पेशेंट आता है तो हम लोग मोटा मोटी 1 घंटे का ट्रेनिंग देते थे और 24 ऐसे सेशन किए, हफ्ते में 2 या 3 सेशन, जिसके लिए जो अफोर्डेबल मैंने आना संभव था। तो उसमें क्या होता है, तो आपको पहले कंसंट्रेशन सिखाया गया, उसके बाद कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सरसाइज हो रहा है। सपोज मैं आपको एग्जाम, उसमें कुछ गेमिंग भी था, सपोज आपको साइमुलेट किया जाएगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, फिर सडनली एक काव आ जाएगा, उसमें आप ब्रेक मार पा रहे हो कि नहीं, तो आपका रिफ्लेक्स देखा जा रहा है। फिर आपको आपके सामने तरह तरह के अलग अलग चीजें आएगी, फिर दोबारा वो चीज आएगी, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो चीज आपने देखे है कि नहीं। क्योंकि एक पॉइंट आपको याद रखना है, मेमोरी में हमने दूसरा स्टडी भी किया, उसमें देखा जा रहा है एपिसोडिक मेमोरी जो है, ये सबसे मतलब अर्ली चेंजेस में आता है जी। तो सपोज मैं आपको उदाहरण दूं, मैं 15 शब्द आपको अभी बोलूं, इवन हम लोगों को भी पूछा जाए और तुरंत बोला जाए कि आप रिकॉल करिए, 15 में से मुश्किल से आप 10 कर पाओगे, 12 कर पाओगे, बिल्कुल है ना। तो डिमेंशिया में ये और घट जाती है। तो इसके ऊपर हमने, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज, मैंने बोला जो ब्रेन का एक्सरसाइज है। दूसरा है
हमने एक्सरसाइज की बात, जो डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा, एक्सरसाइज हमने 4 तरह के एक्सरसाइज करते हैं। एक है आपका एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें हम ट्रेडमिल में उनको वॉक कराते थे। दूसरा है रेजिस्टिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज, रेजिस्टिव माने कुछ वेट, हल्का सा वेट थेराबैंड से उठाना। तीसरा होता है बैलेंस ट्रेनिंग, जो सीनियर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में भी ये चीज कर सकते हैं, आप एक पैर में दरवाजा के एक हैंडल पकड़ के खड़े हो जाइए, ऐसे कुछ दिन करिए, फिर धीरे धीरे हैंडल छोड़ दीजिए, देखिए बैलेंस आपका इंप्रूव होगा। बैलेंस इज ए वेरी वेरी क्रिटिकल, डिमेंशिया और नो डिमेंशिया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एल्डर। चौथी थी स्ट्रेचिंग, आप स्ट्रेचिंग करिए, योगा करिए। तो WHO भी रेकमेंड करते हैं सीनियर सिटीजन में आपको 4 तरह के एक्सरसाइज, डिमेंशिया हो ना हो, टू प्रिवेंट इट यू डू इट। सो 4 तरह के एक्सरसाइज, एक है वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो कर सकते हैं। फिर रेजिस्टिव ट्रेनिंग, जो हमने बोला कि छोटा छोटा घर में 1 किलो का नमक भी है, उसको भी आप 10 बार उठाए तो एक्सरसाइज है, वो करिए। फिर बैलेंस ट्रेनिंग, एक हैंडल पकड़ के खड़े हो जाइए। फिर चौथी हो गया आपका योगा या स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब जो हम हाथ पैर को हिलाना बोलते। सो तीसरा इंटरवेंशन हमारा था डाइट। स्टडी में देखा गया, एक बड़ा RCT हुआ है वर्ल्ड वाइड, जिसे फिंगर ट्रायल कहते हैं, उसमें देखा गया कि मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो खाने से लोगों को डिमेंशिया प्रिवेंट होती है। तो हमने सोचा हमारा तो मेडिटेरेनियन डाइट तो एरिया वाइज होता है, वो उसके आसपास सी होता है, तो हमें तो वो समुद्र का फिश भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे लोग रेगुलर बेस पे वाइन भी नहीं पीते। तो उसको हमने विद कंसल्टेशन विद ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट जो उनका न्यूट्रिशन का है, उनके साथ हम लोग न्यूट्रिशन, हमारा जो डाइटिशियन डिपार्टमेंट है उनके साथ टाई अप करके हमने उस डाइट, हमारा डाइट को कितना मॉडिफाई किया। सो वी फोकस्ड ऑन कैलोरी, कि कितना % आपका प्रोटीन से आना चाहिए, कितना % आपका कार्बोहाइड्रेट से आना है, कितना % आपका फैट से आना चाहिए, वो हमने कैलकुलेट किया। हमारा डाइटिशियन 24 आवर्स रिकॉल बोलते थे, और उनको हमने फॉलो अप किया। हर हफ्ते उनको फोन करके पूछा जाता क्या आप डाइट खा रहे हो। तो मैं आपको बताऊं, इसमें देखा गया, हम लोग बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा क्योंकि आपकी स्टडी इतनी महत्वपूर्ण है आम पब्लिक के लिहाज से, और हम सब सुनना चाहेंगे। एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। हाँ जी नंद स्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, इनका समाज से कटाव होता है, अकेलापन महसूस करते हैं, तो ऐसी दशा में हम घर में किस प्रकार से माहौल बनाए, जैसे कोई डीजे या गोला तमाशा, या जो हम लोग जो है काफी घरेलू हिंसा होते, तो इनके ऊपर बुरा असर पड़ता है दिमाग पे। तो इस प्रकार का माहौल बताएं तो हम डिमेंशिया की बीमारी से इनको बचाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अनु मैम, आप बताएं, इनके सवाल का जवाब दें। वो कहते हैं कि बुजुर्गों, जो घर में बुजुर्ग होते हैं, माहौल कैसे डेवलप किया जाए, कैसा बनाया जाए। कई बार क्या होता है, घर में झगड़े होते हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि उनको ये समस्या ना हो, जो डिमेंशिया हम जिसका आज चर्चा कर रहे हैं। तो घर का माहौल इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया की वैसे भी जो एक स्ट्रेंथ रही है वो है फैमिली स्ट्रक्चर। जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से जो एक केयर गिविंग है और जो रोल एक दूसरे के लिए हम प्ले कर सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बुजुर्गों के लिए जिस तरीके का माहौल होना चाहिए उसमें स्टिमुलेशन इम्पॉर्टेंट है। तो वो स्टिमुलेशन के लिए एक मेंटल स्टिमुलेशन, जैसे डॉक्टर प्रसून ने अभी बात की, तो उसमें सिंपल चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो गया, कुछ छोटे बच्चों के साथ खेल लिया, उन्हें कुछ पढ़ा दिया, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, या मिल के कुछ ऐसी एक्टिविटी की जो बुजुर्ग, जो उन हमारे बुजुर्गों के इंटरेस्ट की है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना जिनमें उनको अच्छा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, जिसमें वो रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके का माहौल जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एक फैमिली सेटअप जो होता है, हमारे संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है, हम फिर से अपने रूट्स की तरफ जा रहे हैं, आप यही कहना चाह रही हैं। उससे उनका ब्रेन भी स्टिमुलेट होगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। इसी बीच हमारा ब्रेक का, अंतराल का समय हो गया है। हम एक छोटे से अंतराल की तरफ जा रहे हैं, लौटते हैं थोड़ी देर में, तब तक हमारे प्रोग्राम में बने रहिए। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोग है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी वचन बड़े हैं, सीना तान गए, किश्क गड़े गए, जहाँ बसता है अपना भारत, उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, चलो गाँव चले,
देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में बेहद ही कम जागरूकता है। यह डिमेंशिया यानी याद भूलने की बीमारी। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स, खास तौर पे स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट हैं और 1 स्काइप से जुड़े हुए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब फिर से आपका रुख करना चाहूँगा, डॉक्टर प्रसून चटर्जी, क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, उस बारे में हमें आप थोड़ा सा जो आप कह रहे थे आप उसको पूरा करिए। जी, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि एक ग्रुप को हमने एक्सरसाइज कराया, ब्रेन का एक्सरसाइज जिसे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं, दूसरे को हमने फिजिकल एक्सरसाइज मतलब इसके साथ साथ एक्सरसाइज कराया, और तीसरे ग्रुप को इसके साथ साथ खान पान में भी हमने थोड़ा मॉडिफाई किया। तो मैं जो बात कर रहा था कि हम बात करते हैं कि ऑलिव ऑयल लेना है, बट मस्टर्ड ऑयल इज इक्वली गुड। जैतून का तेल ही आवश्यक नहीं, काफी महंगा भी है डॉक्टर। तो वही है। फिर आप देखिए फ्लेक्सीड ऑयल मिलता है, लेकिन फ्लेक्सीड भी मिलता है, अलसी जो है वो आप ले सकते हैं। उसमें हमने देखा है, तो बेसिकली हमें कैलोरी पे हमने ध्यान दिया था एज कंपेयर टू मेडिटेरियन, तो हमने इसका नाम रखा मेडिटेरियन इक्विवेलेंट डाइट। तो 3 एक्सरसाइज समरूप, हाँ, उसके जैसा। तो ये करके हमने ये 6 महीने हमने इंटरवेंशन दिया था। उससे देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट हर डोमेन में लोगों को इंप्रूवमेंट हुआ। तो तीनों जो फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए डाइट, खान पान हम घर में सब लोग ये मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सरसाइज हम सब लोग घर के अंदर ही करें, इसके लिए आपको जिम जाने की या कहीं ट्रेनर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, हाँ वो थोड़ा हमारा DST के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चल रहा है। उसका एक हम लोग इंडियनाइज फ्री सॉफ्टवेयर निकलना चाहते हैं जो मोबाइल बेस्ड हो और लोग घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन तो डिजिटल इंडिया के हर घर में पहुंच गया है, तो लोग कम से कम करें। तो जैसे पहले भी हमारे भाई साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें ब्रेन को हमें स्टिमुलेट करना है जब तक हम जागृत करना। हाँ, ब्रेन के लिए कहावत है ना, यूज इट और लूज इट, चाहे वो मसल हो चाहे ब्रेन हो। तो पहले हमारा कंसेप्ट था कि नहीं, ब्रेन को आप स्टिमुलेट करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये प्रूवन है। तो हमने भी यही स्टडी में देखा है कि ब्रेन को अगर आप यूज करोगे, तो हमने क्या किया, ब्रेन को यूज किया, ब्रेन को चैलेंज किया। आप एक लेवल तक कर पा रहे हो, आपको दूसरे लेवल तक ले गया। तो ब्रेन को जब चैलेंज कर रहे हो तो उनका अटेंशन में इंप्रूव हो रहा है, कंसंट्रेशन में इंप्रूव हो रहा है, उनका हमने जो बोला एपिसोडिक मेमोरी, पहले अगर वो 10 वर्ड रिकॉल कर रहे थे, हमारा इस इंटरवेंशन के बाद वो 12 वर्ड को रिकॉल कर पा रहे। तो दिस इज अमेजिंग। तो हमने देखा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग से भी संभव है, लेकिन तीनों ग्रुप जो किए उनको रिजल्ट सबसे अच्छा आया है एज कंपेयर टू द, और सारे एजुकेटेड थे, मतलब एजुकेटेड मतलब 10 क्लास पढ़े हुए हैं। सो ये संभव है सबके लिए करना, यही मैसेज है। और अगर देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसी पे बार बार स्ट्रेस देते हैं, डिमेंशिया मैंने हमारा ये बीमारी कोई नया नहीं है, ये 1904-5 साल की उस टाइम के से है, तो 100 साल हम क्रॉस कर चुके हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डेफिनेट फार्माकोथेरेपी, मैंने मेडिसिन दिया और ठीक हो गया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ब्रेन का जिंदगी भर, तो इसे कंसेप्ट को बोलते हैं लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव। तो जिंदगी भर हम कैसे अपना दिनचर्या फॉलो करते हैं, व्हाट इज आवर हैबिट। सो उस पर मैं बाद में आऊंगा, हाउ टू प्रिवेंट में, उसमें और लंबा हम चर्चा करेंगे। सो पॉइंट ये है कि इसको हमें रोकना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हाल फिलहाल में हमारे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी प्रतिष्ठित हमारे देश के लोग हैं, उन लोगों में ये बीमारी देखने को मिली है, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व रहे हैं, और इसमें जागरूकता की बेहद आवश्यक है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। सर जी नमस्कार, सभी आदरणीय को मेरा प्रणाम। हाँ जी विजय जी नमस्कार, हाँ सवाल पूछिए। हाँ, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। पिछले 8-10 सालों से मैं साइकेट्रिस्ट से मिल रहा हूँ, उनकी दवाइयाँ ले रहा हूँ जी। सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, तो क्या है, दवाइयाँ कंटिन्यू चल रही हैं। उस समय डिप्रेशन वगैरह में चले गया था मैं जी, तो साइकेट्रिस्ट से दवाई ली है मैंने। तो अभी परमानेंट ये मान के चलिए कि कोविड से पहले दवाइयाँ फिक्स हो गई हैं। क्लोनाजेपाम 2 मिलीग्राम की रात को सोते समय, सर्टेलाइन टेबलेट है 50 mg की एक, और जोल्पीडेन 1 mg की एक टेबलेट। आपका सवाल क्या है? दवाइयाँ नहीं लेने से मुझे हेलुसिनेशन होता है, अच्छा, और तकलीफ होती है। ये मतलब ऐसा लगता है कि ये शरीर की नीड बन गई है। क्या ये दवाइयाँ कंटिन्यू रहेंगी तो कोई मुझे तकलीफ आ सकती है, दवा छोड़ने से कोई तकलीफ होगी? आप लाइन पे बने रहिए, डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो आपका उम्र मुझे सुनाई नहीं दिया, तो आप अपनी आयु बताइए।
हाँ सर, क्लोनाजेपाम 2 mg की। नहीं, आपकी आयु उम्र 45। तो देखिए, ये जो आप हमारे ऑलमोस्ट मिडिल लाइफ में हो तो आप मानसिक चिकित्सा के वगैरह पढ़ता हूँ थोड़ी देर तो थकान सी हो जाती है। ठीक है। हाँ, नहीं आपने मतलब जिसमें ये मान के चलिए कि अपन को दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है कोई भी चीज में ना, जैसे मोबाइल में थोड़ी देर वर्क कर ली है तो एकदम आलस भर जाता है, सुस्ती हो जाती है, थकान सी अजीब बेचैनी लगती है। ठीक है, आप डॉक्टर साहब की बात सुनिए। हाँ, देखिए, आपको अगर साइकियाट्रिस्ट ने प्रेस्क्राइब किया है तो आप उनके संपर्क में रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, डिप्रेशन का इलाज अलग, आपको जो दवाई चल रहा है वो सारे डिप्रेशन का गोली है, जितना आपने बोला क्लोनाजिपम, सर्ट्रलिन और जोल्पिडेम। तो ये गोली आप तो पहली बात है आप खुद से बंद नहीं करोगे, बंद करके देखोगे नहीं कि क्या सिम्टम वापस आ रहा है कि नहीं। तो इसका प्रॉपर एविडेंस बेस्ड केयर है। तो साइकियाट्रिस्ट जब आपको देख रहा है उसको आप फॉलो करते जाइए। एंड यू आर ओनली 45। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे प्रेशर शुगर का दवाई कभी कभी ये हो सकता है, आई डोंट नो स्पेसिफिकली आपका केस क्या है, वो साइकियाट्रिस्ट जो देख रहे हो आपको सही से बता पाएंगे। कभी कभी ये होता है जैसे हम प्रेशर शुगर का गोली हमें जिंदगी भर लेना पड़ता है, तो कभी कभी ये भी सिचुएशन हो सकता है जब बार बार आपका रेकर कर रहा है तो आपको शायद कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे हम प्रेशर का दवाई सारा जिंदगी भर लेते हैं और ठीक रहते हैं, तो हो सकता है दवाई लेके आप सही रहोगे। साथ में जरूर मैं आपको ऐड करूंगा कि थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, अपना लाइफस्टाइल, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। साइकियाट्रिस्ट के साथ काउंसलर भी आपसे बात करे तो कुछ आपको सुविधा हो सकता है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसके लिए आपको मानसिक तनाव है, क्योंकि जो सिम्टम आप बोल रहे हो, थकावट, ये सारे डिप्रेशन का फीचर ही है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक इशू है उसको आप जरूर एड्रेस करिए। और एक चीज मैं इसके साथ बोलना चाहूंगा, डिमेंशिया का रिश्ता है इसलिए कि डिप्रेशन जो है आपका हो रहा है, ये फ्यूचर में डिमेंशिया डेवलप करने के लिए एक रिस्क फैक्टर है अगर हम इसको ट्रीटमेंट ना करें। तो ट्रीटमेंट तो आप जरूर कंटिन्यू करिए एंड डोंट स्टॉप इट योरसेल्फ। आप खुद से नहीं बंद करोगे। डॉक्टर अनु मैम, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, रिस्क फैक्टर्स की जो बात की जा रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जिन मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या है या डिप्रेशन की समस्या है, तो उनको उनको कभी चोट लगी है, भयंकर चोट लगी है जवानी के दिनों में, या कहीं गिर चुके हैं, इस टाइप के लोगों को कितनी संभावना होती है आगे चल के डिमेंशिया होने की, और किस तरह इनको मैम ना हो वो किया जा सकता है? तो जैसे डॉक्टर प्रसून ने अभी बताया कि एक लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव होता है जी। तो इसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं, जो हमारे रिजर्व को बनाते हैं, कॉग्निटिव रिजर्व को बनाते हैं, हमारी बुद्धि की क्षमता को बना के रखते हैं। हाँ। तो उसमें जो है मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारी एजुकेशन। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अगर हमारा एजुकेशन अच्छा है, हमने लाइफ में अच्छे स्किल्स सीखे हैं और लेट लाइफ तक हम इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को एंगेज करके रख रहे हैं, इवन आफ्टर रिटायरमेंट अगर हम किसी ना किसी वर्क में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं, तो ये हमारे रिजर्व को बना के रखता है। तो इवन अगर उस सिचुएशन में अगर कोई रिस्क हो भी, तो भी देखा गया है कि डिमेंशिया का ऑनसेट जो है वो लेट हो जाता है। तो ये हो गए कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। इसी तरीके से लाइफ कोर्स में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिमेंशिया होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो उनमें जैसे आपने बताया, जो रिस्क फैक्टर हैं वो मिड लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अर्ली 40s में, लेट 30s में ही अगर हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, हमें डायबिटीज है, मोटापा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा नहीं है, हम स्मोकिंग कर, धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेने की हैबिट है, एक्सेस अल्कोहल लेने की हैबिट है, यदि अनट्रीटेड डिप्रेशन है, या हम सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, सोशली हम बहुत ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, तो ये जो है, और या हेड इंजरी, अगर किसी को सिग्निफिकेंट बार बार हेड इंजरी हुई है, सर की चोट, तो ये सब रिस्क को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती है, अगर जो कुछ नए फैक्टर्स उभर के आ रहे हैं अब, वो है हमारे ब्रेन की सेंसरी स्टिमुलेशन, हमारी जिन सेंस ऑर्गन्स से होती है उनको हेल्दी स्टेट में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विजन और हियरिंग। अच्छा। तो ये देखा गया है कि जिन एल्डरली लोगों में विजुअल प्रॉब्लम्स हैं जो अनट्रीटेड हैं, देखने सुनने की समस्या, या सुनने की क्षमता है जो क्षीण हो रही है, और उसका हमने समय रहते ही जांच नहीं कराया, इलाज नहीं कराया, तो उन केसेस में भी क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं मिलती, इस वजह से जो ब्रेन की डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, जो उसकी क्षमताएं होती हैं, जो फंक्शंस हैं,
उनके जल्दी क्षीण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और यदि डिमेंशिया के सिम्टम्स आते हैं तो उनके तेजी से बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो मैडम आप ये कहना चाहिए जिनको देखने सुनने की प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको इसको ठीक करा लेना चाहिए, वरना उनका जो मस्तिष्क की जागृतता या स्टिमुलेशन है वो कम हो जाएगा और उनका डिमेंशिया होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये कुछ नए रिस्क फैक्टर्स हैं जो अब लेटेस्ट स्टडीज में उभर के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये शोधों से पता लगा है और एक्सपर्ट की राय है, तो हमें इस बारे में सतर्क होने की बेहद आवश्यकता है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आपका बेहद स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल पूछिए। आनंद जी, अपना सवाल पूछिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो आनंद जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये हम जानना चाहते हैं कि इसका इलाज जो डिमेंशिया का कहाँ कहाँ उपलब्ध है हमारे देश में, जरा इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। ठीक है, मैं अनु मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप बताएं। तो डिमेंशिया की जांच और इलाज ज़्यादातर टर्शरी केयर लेवल के इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है। तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे इसके मेमोरी क्लिनिक्स चलते हैं, इसकी जांच होती है, प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है और फिर उस हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। तो मैम अभी मतलब हमारे देश में की सुविधा आपको अगर आइडिया हो कितनी उपलब्ध है, या डॉक्टर प्रसून कुछ ऐड करना चाहें? जैसे डॉक्टर उन्होंने कहा कुछ कुछ जगह पे है, बट डेफिनेटली आई से कि यूनिवर्सली तो है नहीं, हर जगह पे नहीं है। मेमोरी क्लिनिक कंसेप्ट इज कंपैरेटिवली न्यू। मेमोरी क्लिनिक में आपको हर तरह के लोग होना चाहिए, इट हैज़ टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। जैसे आपने देखा है यहाँ पे खान पान का भी रोल है, एक्सरसाइज की भी रोल है, साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है, साइकियाट्रिस्ट का भी रोल है, न्यूरोलॉजिस्ट का भी रोल है, जीरियाट्रिशियन का भी रोल है। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क होता है। तो हमारे देश में जितना और जैसे संख्या बढ़ते जा रहा है, जैसे एक चीज आपने रिपोर्ट में बताया 5.5 करोड़ के करीब, उसमें एक चीज मैं बताऊं 2/3 ऑफ टोटल ग्लोबल डिमेंशिया पेशेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्री में है। अच्छा, विकासशील देशों की समस्या ज्यादा बढ़ रही है। तो हमारे देश में तो सबसे ज्यादा नंबर है सीनियर सिटीजन का। एंड यू नो सरप्राइजिंगली 80+ इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। जी, मतलब 80 साल के उम्र के जो, तो 80 साल के ऑब्वियसली एज इज अ रिस्क फैक्टर। तो 80 साल के ऊपर है तो चांसेस ऑफ डिमेंशिया ज्यादा। एक सवाल भी आया, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। और इस बीच हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं प्रभात जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एडवांस केस ऑफ डिमेंशिया में एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या भूमिका रहती है? प्रभात जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एडवांस केस ऑफ डिमेंशिया में एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि एडवांस स्टेज में क्या भूमिका है, क्योंकि एडवांस स्टेज में जैसा कि मैंने और जैसा सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति छीन हो जाती है और वो कॉग्निशन लेवल कम होने की वजह से कोई कार्य करना भी उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो पेशेंट जनरली बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो इस केसेस में जो उसकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है उनको रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डॉक्टर प्रसून चटर्जी बता रहे थे कि स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेचिंग छोटे छोटे मसल्स की, हमारे काफ मसल्स की, हमारी जो जंघों की मशीन है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स है, इन सब की स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो अगर अपना कम से कम जो दैनिक क्रिया है, छोटे छोटे दैनिक क्रिया, उसमें प्रभावित ना हो, वो दैनिक क्रिया सुचारू रूप से करते रहे, जो कि आगे उसको जो बेड में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे डीवीटी हो गई, आपको बेड सोर हो गए, कॉन्ट्रैक्चर, जॉइंट की स्टिफनेस, इन सब से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, यही एडवांस स्टेज में बेसिकली पेशेंट को एक्टिव रखने के लिए और उनके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप यही कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है एडवांस जब डिमेंशिया काफी बढ़ जाता है तो ज्यादातर वो बिस्तर पे ही लेटे रहने की वजह से तमाम दिक्कतें आ सकती है, जैसे बेड सोर की समस्या है या अन्य समस्याएं हैं, तो तब फिजियोथेरेपी करवाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। डॉक्टर अनु मैम, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मैं सवाल ठीक से नहीं सुन पाया। हाँ नहीं, मैंने आप ही की बात को पूरा किया जो आपने बताया कि डॉक्टर साहब हमें फिजियोथेरेपी की बेहद आवश्यकता रहती है। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ। आवाज में जी प्रॉब्लम आ रही है। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। मैं रुख करना चाहूंगा अनु मैम आपका। अगर हम एक सामान्य बुढ़ापे की बात करें, डिमेंशिया के बगैर बुढ़ापे की, और एक डिमेंशिया वाले एजिंग प्रोसेस की या बुढ़ापे की,
क्या अंतर मोटा मोटा होता है, क्योंकि आपके पास तो रोज़मर्रा में इस तरह के केसेस आते रहते हैं। मैडम इस बारे में हमें बताएं। तो कई बार जैसे नॉर्मल एजिंग के साथ भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं आफ्टर 40s, जैसे कि कुछ ना कुछ ओकेजनली कोई भूल हो गई, कोई नाम जो है माइंड से स्लिप हो गया। तो जब ये सिम्टम्स परसिस्टेंट हो जाएं, हर रोज हमें दिखने लगे, जब ये कॉज ऑफ कंसर्न बन जाएं हमारे लिए या हमारे रिलेटिव्स के लिए, व्यवधान पैदा करें हमें रोजमर्रा में, जब हमें परेशान करें और जब ये हमारी डेली एक्टिविटीज को असर डालने लगे, तो समझना चाहिए कि एक जांच की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगी, जैसे डॉक्टर प्रसून ने बताया, कि अब हमारी ये समझ में आने लगा है कि डिमेंशिया से पहले ही 10 से 20 साल पहले जो प्रॉब्लम है, ब्रेन में जो चेंजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, 1 से 2 डिकेड पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर लक्षणों को बहुत ही शुरुआती दौर में पकड़ लिया जाए, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन, उसके बाद थोड़े और माइल्ड सिम्टम्स और फिर डिमेंशिया की स्टेज आती है, तो अगर ये पहली 2 स्टेजेस में ही जांच करवा के पकड़ लिया जाए तो प्रिवेंशन का जो एस्पेक्ट है वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैडम, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हम आप दोनों से बात करेंगे, और इस बीच हमारा ब्रेक का अंतराल का समय हो गया है। छोटे से अंतराल से लौट के आते हैं, तब तक आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रसून चटर्जी आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपका जो जेनेटिक डिपार्टमेंट है, ये ज़रा चिकित्सा जी इसको बोला जाता है, किस तरह डिमेंशिया के मरीजों की देखभाल यहाँ पे की जाती है, इस बारे में हमें बताएं। देखिए, अभी हमारे तो ऑलमोस्ट एक होता है ना कि एक सस्पिशन, हर पेशेंट जो संदेह जो हमारे पास आते हैं, तो बट यू नो इट्स वेरी सिंपल। तो मैं इवन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर है उनको भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर एक सिंपल क्वेश्चन पेशेंट को पूछते हो कि क्या आपको लगता है 1 साल पहले आपका मेमोरी जितना स्ट्रांग था, जैसे काम करता था, उससे क्षमता कम हो गई है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और उनके साथ अगर उनके वाइफ या जो बेटा है 10-12 साल से रह रहा है, जिसको हम फैमिली मेंबर केयर गिवर बोलते हैं, उनको अगर पूछे कि क्या आपको लगता है कि आपके मम्मी या पापा उनमें उनका मानसिक जो याददाश्त क्षमता है उसमें कुछ चेंजेस आया है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंसेप्ट निकाला है जिसमें आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर टीम। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक कैपेसिटी। तो इंट्रिंसिक कैपेसिटी में 6 डोमेन है, एक कॉग्निशन, एक मूड, एक आपका न्यूट्रिशन, एक मोबिलिटी मतलब चलने फिरने का क्षमता, और विजन एंड हियरिंग। देखिए, हम इसी पे सीमित है। ये 6 चीज मुझे पूछने के लिए 6 मिनट लगती है और समझने के लिए भी उतना ही लगता है। हमारे साथ ग्रुप है हमारा, बिकॉज इज अ वेरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यू नो, वी हैव डाइटिशियन, वी हैव इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्ले अ रोल, मेजर रोल इन इट। सो लेकिन ये 6 जो चीज मैंने आपको कहा, पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं उनका विजन, देख पाते हैं कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन हम उनको कॉग्निशन पूछते हैं, क्योंकि अगर उनका क्षमता कम हो गई है तो मैं जो पूछूंगा उनका आंसर मुझे सही नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं दवाई लिख दिया, वो दवाई खाएंगे नहीं खाएंगे वो भी हमें पता नहीं है। तो कॉग्निशन इज सो इम्पॉर्टेंट। मैंने कॉग्निशन मतलब मेमोरी। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बहुत वाइटल है सीनियर सिटीजन के लिए, सबके लिए। आप कहीं पे भी हो, किसी को भी दिखाओ, घर में आप करो। न्यूट्रिशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। खान पान, स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट पे आप ध्यान दीजिए। प्रोटीन लॉस हमारा उम्र के साथ साथ होता है, इसे सर्कोपेनिया बोलते हैं, मसल पतला हो जाना, आप देखियो। तो खान पान ठीक रखिए। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बच्चे बहू को भी बोलता हूँ कि आज अगर आपके मम्मी पापा सही से नहीं सुन रहे, बाद में जब डिमेंशिया होगा तो मैनेज आप ही को करना है। एंड यू नो, कंप्लायंस, सरकार फ्री में हियरिंग एड देती है, लेकिन कंप्लायंस टू हियरिंग एड इज वेरी वेरी पुअर। लोग सोचते ना सुन ले तो क्या हो गया, मजाक में बोल
बोलते हैं अच्छा इस उम्र में कम सुने तो अच्छा है, कम देखे तो अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। तो डिमेंशिया का मेजर रिस्क है। तो मोबिलिटी, चलना फिरना, फिजिकल इनएक्टिविटी इज अगेन अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। लैंसेट आपने सुने हो, मेडिकल जर्नल, बहुत बड़ा जर्नल है, ये कमीशन निकलती है दुनिया भर के जितने एक्सपर्ट है, उसी के ऊपर भी डॉक्टर अनु भी बात कर रहे हैं। तो जो रिस्क फैक्टर एक अर्ली लाइफ में हो गया, देन मिडिल लाइफ हो गया, लेट लाइफ में हो गया। तो अभी तक हम डॉक्टर लोग पेशेंट को बोलते थे आप प्रेशर शुगर कंट्रोल करिए, सिगरेट बीड़ी छोड़ दीजिए, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन साथ में मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये भी साथ में बोलिए, नहीं तो आपको भूलने का बीमारी होगी, स्ट्रोक होगी, ये सब तो वास्कुलर रिस्क फैक्टर है, यू नो। तो हमें सेंसिटाइज करना है, हमें डॉक्टर लोग को पेशेंट को, और एक डॉक्टर जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा एज में एक्सरसाइज चलता है, करे ना करे हम बिजी दिखाते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए एक्सरसाइज इज ए मस्ट। बिल्कुल, हमारी एज में डॉक्टर साहब कोई ना कोई काम होता है तो हमें निकलना ही पड़ेगा, एकदम वो एक्सरसाइज है। सिमिलरली फैमिली की तरफ से जो क्वेश्चन आया था, सोशल आइसोलेशन इज अ रिस्क फैक्टर। अच्छा, सोशल आइसोलेशन जरूरी नहीं आपको अकेले रहना है, हम सबके बीच में रहते हुए भी आइसोलेटेड होते हैं। हमारा जो एटीट्यूड है ना, अभी ये जो डिकेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, ये पूरा 10 साल 20 से 30। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेप है उसमें ये बोला जाता है कि हमारा अप्रोच टूवर्ड्स एल्डरली पीपल, हम आप सोचना एक चीज, कोई ग्रुप में अगर जिनका 60 साल के ग्रुप है, कोई शादी ब्याह में 60 साल के ग्रुप है और 40 साल के ग्रुप है, हमारा 40s में जो है उस ग्रुप में हम लोग ना खुद से आइसोलेट कर लेते हैं, चलो आप 60s ग्रुप में रहो। तो ये उनको लिए एक आइसोलेशन है, हमें उसमें उनसे इंटरेक्ट करना है, हमें उनसे सो आइसोलेशन को हमें बहुत इंपॉर्टेंटली रोकना पड़ेगा। आइसोलेशन अलग थलग नहीं रहना करना पड़ेगा, हमें उनका अपना एक उनसे बातचीत करना, उनको अपने ग्रुप में, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो शामिल करना, ताकि हम उनसे अनुभव ले सकें और वो उनके अनुभव से फायदा भी हमें भी इसे बेसिकली एजिज्म कहते हैं, योर अप्रोच टुवर्ड्स एजिज्म। तो सीनियर सिटीजन को भी अपने लिए बोलना है, अपने लिए। और एक चीज मैं इसमें हाईलाइट करूंगा, सीनियर सिटीजन को अपना एक पर्पस ढूंढना है। 80 साल के जितने बुजुर्ग लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको पहला क्वेश्चन पूछता आप करते क्या हो? बोला बेटा करना क्या है, क्या काम कर। मैं एक मेरा दूसरा किताब उसी पे लिख रहा हूँ, व्हाई शुड आई वेक अप इन द मॉर्निंग। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है मैं सुबह उठ के क्या करूँ। अच्छा, घर में चल रहा है इसलिए तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि कुछ कुछ एक्टिविटी है हमारा ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, कुछ कुछ एक्टिविटी है हमारा ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारा हैबिट है। टीवी देखना ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करता है, सो प्लीज बी केयरफुल। सारा दिन लेटे लेटे हम टीवी देख रहे हैं, ये हमारा ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करता है। लेकिन कोई घर में यंग है, उसके साथ आप ब्रिज खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, वो आपका ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको ब्रेन क्योंकि आप एटलीस्ट पढ़ रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, कुछ सोच के लिख रहे हो। मैं तो सबको बोलता हूँ आप अपना जीवन ही लिखिए, उससे हम लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस जो उनका है, आप नया स्किल सीखिए। जिंदगी भर टाइम नहीं मिलेगा, जैसे स्टडी में देखा गया मैथमेटिशियन को कम डिमेंशिया होता है, म्यूजिशियन को कम डिमेंशिया होता है। तो म्यूजिक सीखिए, पेंटिंग सीखिए, उनके व्यवसाय का फायदा उन्हें मिल जाता है। तो बेसिकली आपको ना जिंदगी में पर्पस ढूंढना है। जैसे मेरे मम्मी पापा, आई एम फॉर्चुनेट कि हमारे साथ है, मेरे मम्मी पापा का पर्पस है अभी मेरा बेटा बेटी को बड़ा करना, वो उद्देश्य है। देखिए, आप अगर बड़े सेलिब्रिटी को देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम अमिताभ बच्चन या हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो 70+ हो गए, आप 70+ उनको देखिए और 70+ आम आदमी को देखिए जिनके पास कोई काम नहीं है। तो हमें यंग जनरेशन को उनको काम देना है। हमें तो अपने माननीय प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए, उनके स्टेमिना से, उनका जो एक्टिविज्म है। Why you know? Because he has a purpose. He has a purpose. He has a purpose. He has a purpose to upliftment of the country. हमारे पास एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। तुषार जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तब सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं तुषार बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, नमस्ते सर। मैं कुछ याद नहीं रख पाता हूँ, भूल जाता हूँ। क्या आयु है आपकी? बहुत ज्यादा आती है मेरे को। एज क्या है आपकी? 19 साल। 19 साल है, ठीक है। अनु मैडम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। हेलो। हाँ जी मैडम, आपके सवाल का जवाब दे रही हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम कब से आ रही है? तुषार जी जवाब दीजिए। लगभग 2-3 साल हो गए हैं सर। ठीक है। तो आपकी डेली लाइफ पे इसका कोई इफेक्ट आ रहा है? जी मैम, बहुत नींद आती है मेरे को और काम ज्यादा कर नहीं पाता मैम, थक जाता हूँ जल्दी। आपका मूड कैसा रहता है, मन कैसा रहता है? मूड ठीक रहता है मैम, एकदम फाइन टाइप।
वैसे ऐसे लग तो नहीं रहा जैसे कि कुछ मैम जैसे कोई कुछ बोल देना मेरे को तो चिढ़ लग जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है, थोड़ा अपसेट टाइप। बाकी जैसे नॉर्मल देखेंगे तो ठीक रहता है। तो जनरली देखा गया है कि इतनी यंग एज पे तो ऐसे सिम्टम्स ज़्यादातर अगर हमें एंग्जाइटी हो या मूड सिम्टम्स हो उन्हीं से लिंक्ड होते हैं, या हमारी कंसंट्रेशन की कमी हो उससे लिंक्ड होते हैं। तो आप एक अगर आपको चिड़चिड़ापन और ज़्यादा चिंता ऐसे समस्या रहती है तो आप एक मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं, उनसे अपनी एक बार जांच करवा सकते हैं। तो उसमें देखा जा सकता है कि ये जो आपका सिम्टम है भूलने का, ये उससे लिंक्ड है या इसका आगे कुछ और जांच होना चाहिए। ठीक है, मैं प्रभात जी से कहना चाहूँगा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपसे एक सवाल एक हमको आया है, अनु मैडम आपसे पूछना चाहेंगे। एक डॉक्टर अमिता हैं, उनकी फादर की एज 90 ईयर्स है, तो वो ये पूछना चाह रही हैं कि मिडिल एज में उनके फादर का कोई एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, और अभी 70 के आसपास, 70 या 70 साल की आयु के आसपास उनको ये चीज़ें हुई थी, डिमेंशिया की समस्या, भूलने की समस्या, और अभी वो एडवांस हो चुका है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? और दूसरा वो कह रहे हैं कि फैमिली में ये कितना चलता है, किन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए? ये सवाल। तो हेड इंजरी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है, पर ये भी डिपेंड करता है कि वो जो चोट थी वो कितनी गहरी चोट थी, या जिनको बार बार चोट लगती है उसमें ये रिस्क ज़्यादा देखा गया है। तो यदि हेड इंजरी और उसमें गैप है तो और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हमने जो भी रिवर्सिबल फैक्टर्स डिस्कस किए। एज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, और जेनेटिक्स जैसे कि आपने पूछा कि जिन पेशेंट्स में फैमिली में रिस्क होता है उनके बच्चों में और आगे परिवारजनों में। जैसे इनके पिता का तो एक्सीडेंट हुआ था, तो के बच्चों में भी वो समस्या आ सकती है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से? वो डिपेंड करता है कि इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि क्या वो जो हेड इंजरी थी उनके सभी सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सकती है या नहीं। तो वो बिना पूरी इवैल्यूएशन के बताना मुश्किल है। बिल्कुल, बातचीत से ही पता लगेगा। यस, लेकिन अगर और फैमिली मेंबर्स में भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो रिस्क हो सकता है। अच्छा मैडम, अब हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो गया। अब अपने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे कि ये होए ना, इस पे हमें हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आदित्य जी, लेकिन एक क्वेश्चन उनका है, एडवांस स्टेज में है जी, वो, डॉक्टर तो हमें उनको थोड़ा अभी मोस्टली सपोर्टिव मैनेजमेंट करना है। अगर बिहेवियरल इशू हो रहा है तो उनको एड्रेस करना है, वो नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के दवाई ले। तो बाकी इट्स ए मेजर डिफिकल्ट फॉर फैमिली मेंबर। केयर गिवर का भी स्ट्रेस होता है तो वो भी बीच में जो जाके साइकोलॉजिस्ट से मिल ले कि कैसे इससे छुटकारा मिला, मतलब कैसे अपने आप को ठीक रखा जाए, एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एडवांस स्टेज में है तो वो कभी किचन में जाके आग भी लगा सकते हैं, घर से निकल जाएंगे, गुम भी हो सकते हैं। तो बाहर तो बहुत सारे टेक्निक है उनको आइडेंटिफाई करने का, तो उनको एकदम स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखना है, अकेले नहीं छोड़ना है। लेकिन इट इज नेवर ए ओवर केस। मैंने आई हैव सीन एक्सट्रीम केसेस ऑफ डिमेंशिया जहां पे हमने फिर से उनको ABCD लिखना शुरू किया और वो अपना नाम लिखना शुरू किया है। तो इट इज नेवर 100% न्यूरॉन इज डैमेज, सो देयर इज स्टिल होप। आप उनको बेसिक जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं वैसे शुरू करिए। डॉक्टर साहब यही कहना चाह रहे हैं कि एक छोटे बच्चे की तरह डिमेंशिया की वजह से इंसान 100% उनको केयर दीजिए। उनका एडवांस स्टेज में 90 इयर्स है तो शायद उनका बाउल ब्लैडर भी, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो रहा है, तो उनको केयर गिवर रखने की जरूरत है। बट उतना करिए जितना आप खुद को संभाल पाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको भी बचना है, अपने पापा को भी केयर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने डॉक्टर साहब राय दी। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं, हमारा या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ID है swasthkisan@gmail.com। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।